Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English Learn It Yourself. So, here I am again with a video lesson on 1.3 chapter called The Cop and the Anthem, written by O. Henry. It is a chapter of 12th Standard English, Maharashtra State Board. And very interesting story it is on a man called Soapy. इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन. आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट लर्निंग. पहले थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं. इसे लिखा है ओ हेनरी ने. हिज फुल नेम वॉज विलियम सिडनी पॉटर. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर और उनको ज़्यादातर उनके पेन नेम ओ हेनरी के नाम से ही जाना जाता है. ही वॉज अ वोरेशियस रीडर एंड उनकी स्टोरीज़ की स्पेशल क्वालिटी ये है कि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं और डे टू डे बेसिस इवेंट्स पे लिखते हैं. एंड हिज स्टोरीज़ आर वेरी फेमस फॉर हैविंग ह्यूमरस टच. थोड़ा सा फ़नी और थोड़ा सा इमोशंस मिला के ही मिक्सेस ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस इन हिज स्टोरी. इसीलिए उनकी स्टोरी को लिखने के अंदाज़ को, स्टाइल को स्माइल विद टीयर्स की तरह भी बोला जाता है. और हमेशा उनकी स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड. ट्विस्टेड एंड की वजह से उनकी स्टोरीज़ बहुत फेमस है. उनकी सारी लिखी गई स्टोरीज़ में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो जो आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा चैप्टर द कॉप एंड द एंथम, ये उनकी सबसे फेमस स्टोरीज़ में से एक है. सो द कॉप एंड द एंथम चैप्टर जो है, स्टोरी है, वो है एक इंसान के बारे में जिसका नाम है सोपी. वो एक वैगाबॉन्ड है. वैगाबॉन्ड हम उस इंसान को बोलते हैं जिसका कोई घर, जिसका कोई काम वगैरह नहीं होता, जिसकी कोई फैमिली नहीं होती है. द पर्सन हु डज़ नॉट हैव एनी फैमिली, एनी वर्क एंड ही जस्ट रोम्स हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस. तो सोपी एक वैगाबॉन्ड है और उसका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है. कई बार वो जेल के चक्कर काट चुका है और हर बार वो स्पेशली विंटर के टाइम में जेल में ही अपना वक्त बिताता है. स्टोरी का बैकग्राउंड है न्यूयॉर्क सिटी. स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें पता चलता है कि इट इज़ अबाउट विंटर का टाइम है और मोस्टली सोपी अपनी लाइफ में हमेशा विंटर के जो दिन हैं, सर्दियों के जो दिन हैं, जो बहुत कड़ाके की सर्दी होती है, वो हमेशा जेल में बिताता है. पर्पसली ही एंटर्स जेल. ही डज समथिंग टू एंटर जेल सो दैट क्योंकि उसका कोई घर नहीं है ऑफ कोर्स, तो सर्दियों में बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए वो अपनी जो सर्दियां है वो जेल में बिताता है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो कितने सारे अटेम्प्ट्स लेता है, कितने सारे एफर्ट लेता है ताकि वो उसे अरेस्ट कर लिया जाए और वो जेल में चला जाए. So let us start the story. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. सो स्टोरी स्टार्ट होती है कि जहाँ पे सोपी जो एक बेंच पे था, अब तक स्क्वायर की बेंच पे था, वहाँ से अब उठकर उसने चलना शुरू कर दिया है और सी ऑफ एसफल्ट ऐसे रोड पे आ गया है जहाँ पे ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू, ये डिफरेंट एरियाज़ है न्यूयॉर्क सिटी के. दे मीट टुगेदर और वहाँ से वो ब्रॉडवे की तरफ टर्न हो जाता है और आगे चलते हुए वो एक लग्जूरियस हाई एंड कैफ़े पे रुक जाता है. Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. He was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. A roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth an extreme of revenge from the cafe management, and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter island.
तो यहाँ से सोपी का जो ये जर्नी है, स्टोरी स्टार्ट होती है कि अब उसे महसूस होने लगा है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं और बहुत कड़ाके की सर्दी होने वाली है। तो उसने अपने मन में ये प्लान बना लिया है कि उसे किसी भी तरह से जेल जाना है। तो सबसे पहले वो ब्रॉडवे की तरफ जाके एक लग्जूरियस कैफ़े के सामने आकर खड़ा हो गया है और अपने दिल में प्लान बना रहा है। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि वो क्या करेगा। तो उसका फर्स्ट प्लान ये है कि उसे एक ये जो लग्जूरियस हाई एंड कैफ़े है उसमें एंटर होना है। और वो एंटर होना भी उसके लिए एक दिक्कत का काम है। वो बहुत प्लान कर रहा है और वो सोच रहा है कि वो बस किसी तरह से एंटर हो जाए, बिकॉज़ वो किसी तरह से एक अच्छे घर का आदमी नहीं लगता है। ही इज़ अ वैगबॉन्ड। उसके कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं, बट उसे अपने वेस्ट से लेके अब ऊपर तक जितना भी उसका पोर्शन है, वेस्ट यानी कोट, तो उसके अपर हाफ बॉडी से उसको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ तक वो क्लीन और अच्छा नॉर्मल इंसान लग रहा है। कहीं से भी वो वैगबॉन्ड, कहीं से भी वो आवारा आदमी नहीं लगता है। तो अगर किसी ने उसके वेस्ट से नीचे स्पेशली पैरों तक जो उसकी ट्राउज़र्स है जो फटी हुई है, जो जूते हैं वो फटे हुए, अगर वहाँ तक किसी का ध्यान नहीं जाता है तो किसी तरह से उसे कैफ़े में रुकने से कैफ़े में एंटर करने से कोई नहीं रोकेगा। फिर वो सोचता है कि बस एक बार वो कैफ़े में एंटर हो जाए तो फिर वो ऑर्डर करेगा रोस्टेड मलाड डक, वाइन, कॉफ़ी, चीज़, सिगार, ये सब ऑर्डर करके अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करके अब वो रेडी हो जाएगा। और जब उसे बिल पे करने की बात आएगी तो वो मना कर देगा। ही विल डिक्लाइन, ही विल से दैट ही डज़ नॉट हैव मनी। और वो सोच रहा है कि जब वो मना कर देगा तो जो कैफ़े का मैनेजमेंट है उसे पुलिस के हवाले कर देगा, और पुलिस जो है उसे मजिस्ट्रेट के सामने जब ले जाएगी तो उसे सेंटेंस हो जाएगा जेल का, उसे जेल की पनिशमेंट हो जाएगी और वो आराम से अपनी सर्दियाँ जेल में बिता देगा। और सोने पे सुहागा ये कि वो जो जर्नी है उसके जेल तक जाने की, उससे पहले उसका पेट भर चुका होगा ये सारे ऑर्डर्स जो वो कैफ़े में करके खाएगा। But as Soapy set food inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and awaited the ignoble fate of the Malad. बट जो उसने सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ है। जो वो सोच रहा था, उसको जो डर था कि शायद उसको उसकी हालत देख के, स्पेशली उसके शूज़ और ट्राउज़र्स जो फटे हुए बुरी हालत में है, देखकर उसे कोई एंटर ही नहीं होने देगा। और उसके साथ वही हुआ कि जैसे ही वो एंटर होने जा रहा था कैफ़े में, तो वहाँ पे एक वेटर की नज़र उसके पैरों पे, उसके शूज़ पे, उसके ट्राउज़र्स पे पड़ी जो बहुत बुरी हालत में थी। वेटर को अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत ही गरीब इंसान दिखता है, लगता नहीं है कि इसके पास यहाँ का बिल पे करने के पैसे होंगे। तो वो उसे एंटर होने से पहले ही बाहर निकाल देता है जल्दी में, और इस तरह जो उसका प्लान था मलाड डक खाने का वो फेल हो जाता है। बाहर निकल के देन व्हाट हैपेंस? सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे. इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. अब सोफ़ी बाहर निकल गया है और वो ब्रॉडवे से थोड़ा दूर की तरफ जाने लगा है, और अब उसे लगने लगा है कि जो उसका जर्नी है, जो उसका प्लान है कोवेटेड आइलैंड यानी कि जेल में एंटर होने का, वो शायद इतना आसान नहीं होने वाला है। और अब उसे लिम्बो भी जेल का दूसरा नाम है, में एंटर करने के लिए कुछ दूसरी तरकीबें सोचनी पड़ेगी। इस चैप्टर में आपको जेल के बहुत सारे दूसरे नाम सीखने मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोवेटेड आइलैंड, लिम्बो, और आगे भी बहुत सारे दूसरे नाम आपको जो जेल के लिए यूज़ किए गए हैं वी विल लर्न। At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Soapy took a stone and dashed it through the glass. People came running around the corner, a policeman in the lead. Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. "Where's the man that done that?" inquired the officer agitatedly. "Don't you think that I might have had something to do with it?" said Soapy with a friendly voice, as one greets good fortune. तो अब वो उसका प्लान जो फेल हो गया है, तो सेकंड प्लान उसका ये था कि जब वो ब्रॉडवे की तरफ से गुज़र रहा था, वहाँ से निकल रहा था,
तो उसे वो एक ऐसे कॉर्नर पे आ गया जहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टोर, जिसकी जो बाहर की जो वॉल थी वो ग्लास की थी, जो ग्लास और जहाँ पे उस बहुत अच्छे अच्छे आइटम जो है वेयर्स यानी कि चीज़ें सजी हुई रखी हुई थी और बाहर से कांच लगी हुई थी। वहाँ पे जब उसने ये देखा तो उसने एक पत्थर उठा के उस स्टोर के खिड़की पे जो पूरी कांच की थी फेंक दिया, और उससे पूरी जो खिड़की थी, कांच थी, पूरी टूट गई। और इस आवाज़ से, इस चीज़ को सुन के बहुत सारे लोग भाग के आए, स्पेशली जो पुलिसमैन था, वो लीड में था, सबसे आगे पुलिसमैन था और पीछे बहुत सारे लोग भाग के इसकी तरफ आए, और वो पत्थर मार के वहीं खड़ा था। तो इसे देखकर पुलिस ने पूछा कि जिस आदमी ने ये किया है वो किधर गया। तो सोपी ने कहा, तुमको नहीं लगता कि शायद ये मैंने किया होगा? और उसने इतनी फ्रेंडली वॉइस से कहा जैसे कि ये उसका गुड फॉर्चून है, जैसे कि उसकी खुशकिस्मती है। ये पुलिसमैन नहीं, ये उसकी खुशकिस्मती है, ये इसका कोई पुराना दोस्त है। बिकॉज यही तो वो चाहता है कि वो किसी तरह से पुलिसमैन उसको अरेस्ट कर ले। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी even as a clue. Men who smash windows do not remain to chat with the police. They take to their heels. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. With drawn club, he joined in the pursuit. Soapy, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. तो सोपी ने जब कहा कि तुमको नहीं लगता है कि शायद ये चीज़ मैंने की होगी, तो पुलिसमैन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि पुलिसमैन ये सोच रहा होता है, जो ऑफ कोर्स कॉमन लॉजिक है, कि जो इंसान ऐसे विंडोज़ तोड़ते हैं वो पुलिसमैन से अरेस्ट होने के लिए वहीं पे नहीं खड़े होंगे। दे टेक टू देयर हील्स, ये फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि वो सर के बल भागते हैं, वो बहुत तेज़ी से वहाँ भाग जाएंगे। ऐसा क्राइम करके कोई खड़ा नहीं होगा ताकि उसे अरेस्ट कर लिया जाए। तो वो उसकी बात नहीं सुनता है, और दूर उसे कहीं कोई एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है, जो एक्चुअली कार पकड़ने के लिए भाग रहा है। उसे लिफ्ट चाहिए और उसके लिए वो भाग रहा है। तो पुलिसमैन को लगता है कि शायद ये वही इंसान है जिसने इस खिड़की के ऊपर पत्थर फेंक कर और वो भागने की कोशिश कर रहा है, और सोपी को छोड़ के पुलिसमैन उस आदमी के पीछे भागने लगता है। और जो बाकी के लोग थे जो पुलिसमैन के पीछे थे, वो भी उनके साथ, पुलिसमैन के साथ उस आदमी के पीछे लग पड़ते हैं। और सोपी अब वहाँ पे खड़ा, जो अपने उसका दिल बहुत बैठ गया है, अब वो बहुत दूसरी बार अनसक्सेसफुल हो गया है और वो अब बहुत अपसेट है। On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. It catered to large appetites and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick, its soup and napery thin. Into this place, Soapy betook himself without challenge. At a table, he sat and consumed beefsteak, flapjacks, donut, and pie. And then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. So, beautiful paragraph here, quite funny. तो उस इंसिडेंट के बाद वो जब उसके अपोजिट साइड गया, उस स्टोर के जिसकी खिड़की उसने तोड़ी, उसके अपोजिट साइड स्ट्रीट पे गया, तो जहाँ पे एक रेस्टोरेंट था विथ नो ग्रेट प्रिटेंशंस, मतलब वो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया गया रेस्टोरेंट था। उसमें बिल्कुल भी चकाचौंध या अननेसेसरी जो सजावट वगैरह नहीं थी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए रेस्टोरेंट था जिनकी एपेटाइट मीन्स भूख ज़्यादा है और उनके पास पैसे कम हैं, और ये इन लोगों को सर्व करने के लिए रेस्टोरेंट था। उसमें क्रॉकरी जो है यानी कि खाने के बर्तन बहुत अच्छे और बहुत स्टाइलिश नहीं थे। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था कि म्यूज़िक लगी है, बहुत सजा हुआ है, फर्नीचर बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका जो नेपरी मीन्स क्लॉथ जो खाने की टेबल पे होता है वो बहुत थिन था। सूप भी जो है उनका बहुत थिन था, और ये एक्चुअली ऐसा रेस्टोरेंट था जो गरीब या मिडिल क्लास लोगों को सर्व करता है। वहाँ पे सोपी बिना चैलेंज के चला गया। ऑफ कोर्स ऐसे रेस्टोरेंट में एंटर करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो गरीब लोगों के लिए ही था और वो वैसे भी गरीब था, यहाँ पे उसे कोई रोकने वाला नहीं था। तो बिना चैलेंज के वहाँ पे गया, वो टेबल पे बैठा उस रेस्टोरेंट के, और बहुत सारी चीज़ें खाई, जैसे कि डोनट, पाई, फ्लैपजैक, बीफ स्टेक, और इतना सब खाने के बाद उसने वेटर को बता दिया बड़ी आसानी के साथ कि माइन्यूटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ आर टोटल स्ट्रेंजर्स, मतलब जो छोटा जो कॉइन होता है, मतलब रुपया से भी छोटा या पैसे,
मतलब उसके पास वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक स्ट्रेंजर, उसने कभी इतने मतलब थोड़ा सा भी पैसा कई दिनों से नहीं देखा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। Now get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. No cop for you, said the waiter. With a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail, hey con, neatly upon his left ear on the callous pavement, two waiters pitched Soapy. तो क्या हुआ कि उसने बता दिया बड़ी आसानी के साथ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने ये सब खा लिया है, तो ठीक है अब क्या करोगे, जाओ जाके पुलिस को बुला के लाओ, और हाँ मुझे ज़्यादा देर वेट मत कराओ, मुझे वेट करने की आदत नहीं है। तो ये सुनकर वेटर को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा नो कॉप फॉर यू, आपके लिए कोई पुलिस बुलाई नहीं जाएगी। और वो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए अपने 2 आदमियों को बुलाता है जो उठा के उसे पेवमेंट पे यानी फुटपाथ पे पटक देते हैं। He arose joint by joint as a carpenter's rules open and dust his clothes are as seemed now but an elusive dream. The island seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. अब उसे पटक दिया गया है रोड पे, बिल्कुल सर उसका रोड पे दबा दिया गया है, और अब जब वो उठता है अपने कपड़े झाड़ता है, अब वो फिर से बहुत अपसेट हो गया है कि ऐसे लग रहा है कि जेल में जाना उसके लिए एक ड्रीम हो गया है जो वो कभी फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। और जेल जो अब उसके लिए, जेल की जो उसकी मंजिल है वो बहुत दूर होती जा रही है, उसे ऐसा लगता है। ये सीन देख के उसको वो देखता है कि एक पुलिसमैन दूर से उसे देख रहा है कि 2 लोगों ने उठा के उसे पटक दिया है, पर पुलिसमैन कुछ नहीं करता है, उसको देखकर हंसते हुए दूसरी रोड की तरफ चल निकलता है। Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. He was in a state of panic, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved, and otherwise disturbed the skies. अब इस चीज़ को देख के वो और अपसेट हो गया, उसे अचानक से एक फियर और पैनिक उसके अंदर जाग गया है। उसे लगता है कि क्या ऐसा क्या हो गया है आज, कि ऐसे लगता है जैसे उस पर कोई जादू हो गया है जिसकी वजह से कोई पुलिस उसे एकदम, सारी पुलिस उसे एकदम मासूम समझ रही है और कोई उसे अरेस्ट ही नहीं कर रहा है किसी भी बात को लेके। ये देख के जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक साइड वॉक है जहाँ पे लोगों के चलने के लिए जगह है, वहाँ पे वो अचानक से एक्टिंग करने लगता है बहुत ड्रंकन इंसान की, ऐसे इंसान की जिसने बहुत सारी शराब पी रखी हो, उस तरह की वो एक्टिंग करने लगता है जबकि उसने कुछ शराब नहीं पी थी अभी। बट वो और ज़ोर ज़ोर से गिब्रिश मीन्स नॉनसेंस, बातें करना, बेमतलब की कुछ भी बातें कर रहा है, पूरी तरह से क्राउड को, जो एटमॉस्फेयर को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई उसे नोटिस करे और समझे कि ये बहुत ज़्यादा पिया हुआ इंसान है जो कि ख़तरनाक हो सकता है। द पुलिसमैन merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to a citizen, "This is one of the Yale lads celebrating the goose egg they gave to the Hartford College. Noisy but no harm. We have instructions to let them be." और इसकी ऐसी हरकतें देख के जब लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड है कि ये क्या कर रहा है ये इंसान, तो पुलिस वहाँ उसकी तरफ आके इसकी तरफ इशारा करके एक सिटीज़न को, नॉर्मल इंसान को बोलता है कि ये जो है ये येल एक यूनिवर्सिटी का नाम है, ये येल यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है शायद जो सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि हमें आज सुबह नोटिफिकेशन मिली थी, नोटिस मिली थी, न्यूज़ मिली थी कि येल कॉलेज और हार्टफोर्ड कॉलेज में जो कंपटीशन था, स्पोर्ट्स कंपटीशन, उसमें येल कॉलेज ने हार्टफोर्ड कॉलेज को गूज एग दिया है। गूज एग मतलब बिना पॉइंट दिए, बिना सामने वाले को मौका दिए कि वो एक पॉइंट बना पाता, हरा देना, तो उन्हें पूरी तरह से हरा दिया है। इस वजह से ये लैड्स मीन्स यहाँ पे इसका मतलब है लड़के या स्टूडेंट। तो इसी वजह से आज जो येल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी जीत का वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो सारे लड़के जो आज इसी तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये कोई नहीं है, बस ये स्टूडेंट है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए कोई हार्म नहीं देंगे और हमें इंस्ट्रक्शन है कि इनको ऐसे ही सेलिब्रेट करने दो, इन्हें कुछ मत करो। Disconsolate, Soapy stopped his unavailing racket. Would never a policeman lay hands on him?
In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind. और फिर से एक बार उसका सोपी का दिल टूट जाता है और वो बस सोचने लगा है कि क्या कभी कोई भी पुलिसमैन मुझ पे हाथ नहीं लगाएगा, क्या कोई भी मुझे अरेस्ट नहीं करेगा। अब उसके लिए जो आइलैंड है, आइलैंड आर्केडिया यानी कि जेल, एक अनअटेनेबल ड्रीम, जिसे पूरा ना कर सके वैसा ड्रीम बन गया है। उसने अभी अपने कोट के बटन लगाए और अब वो फिर से आगे बढ़ रहा है, सोच रहा है कि वो क्या करे। और अब धीरे धीरे और हवा में सर्दी जो है बढ़ने लगी है। In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. He had set his silk umbrella by the door on entering. Soapy stepped inside, grabbed the umbrella, and sauntered off with it slowly. The man at the cigar light followed hastily. "My umbrella," he said sternly. "Oh, is it?" sneered Soapy, adding insult to petty lacency. "Well, why don't you call a police?" "I took it. Your umbrella? Why don't you call a cop? There stands one on the corner." So you can see how naughty and how funny this person actually is. अभी तक हमें इसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, सोपी के कैरेक्टर में, कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, बट वो शायद इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है सोसाइटी के लिए, क्योंकि अभी तक उसने किसी को हर्ट नहीं किया है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है। बस वो ऐसी चीज़ें कर रहा है ताकि बस उसे अरेस्ट कर लिया जाए। तो हमें थोड़ा बहुत इसके करैक्टर के बारे में पता चलता है कि वो कितना मिस्चीवियस है। जो भी वो हरकतें कर रहा है, इट अकाउंट्स मोर टू मिस्चीवियसनेस रादर देन क्रिमिनलिटी। अब वो आगे बढ़ के उसने क्या किया, वो देखता है कि एक सिगार स्टोर पे एक आदमी जो है सिगार ख़रीद रहा है, सिगार जला रहा है, और उसने अपनी अम्ब्रेला को जो है साइड में खड़ा रखा हुआ है। तो सोपी ने बस उसकी अम्ब्रेला उठाई और वो आगे चलने लगा स्लोली। तो अचानक से मैंने उस आदमी ने देखा कि ये कोई आदमी जो है उसका अम्ब्रेला बिना पूछे उठाए आगे चला जा रहा है। तो उसने पीछे से आवाज़ दिया और चिल्लाया कि माय अम्ब्रेला, ये मेरी छतरी है। ओ इज़ इट? और सोपी ने कहा अच्छा ये तुम्हारी है, अच्छा तो ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, वो देखो सामने पुलिस खड़ा है, जाओ जाके उसको बुला लो, मैंने तुम्हारी छतरी चुराई है। तो अम्ब्रेला ओनर slowed his step. Soapy did likewise, with a premonition that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. "Of course," said the umbrella man. "Well, you know how these mistakes occur. If it's your umbrella, I hope you'll excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why, I hope you will." So such a funny incident again happens to Soapy कि जब वो उस आदमी से कहता है कि जाओ जाके पुलिस को बुलाओ, देखो पुलिस वहाँ पे खड़ा है। और इस बात से जो पुलिसमैन था इन लोगों पे नोटिस करने लगता है, इन लोगों को देखने लगता है। तो जब पुलिस को देखते हुए देखता है तो वो आदमी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था अब अपने कदम पीछे लेने लगता है, और उसके साथ साथ सोपी भी उसकी तरफ और बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर अब डर बैठ गया है कि क्या कहीं ये भी इंसान उसके प्लान को फेल कर देगा। ये पीछे जा रहा है, इसका मतलब शायद वो गिव अप कर देगा। और जब इतना ये सब सीन देखकर जब पुलिसमैन इन लोग की तरफ देखने लगता है तो वो आदमी कहता है कि अच्छा ये हो सकता है ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, तो पता है आजकल ऐसी मिस्टेक हो ही जाती है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। मैंने ये अम्ब्रेला सुबह ही किसी रेस्टोरेंट से उठाया था, अगर ये आपका है तो कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। और इतना कह के वो फिर से सोपी का प्लान तोड़ देता है। "Of course it's mine," said Soapy savagely. तो सोपी ने, अब उसके पास और कोई चारा नहीं है कहने के लिए, वो कहता हाँ ये मेरा ही अम्ब्रेला है। The ex-umbrella man retreated. और ये बात सुन के जो आदमी था जिसके पास वो अम्ब्रेला था वो पीछे, रिट्रीटेड मीन्स पीछे हट जाना, वो पीछे हट जाता है और वो वापस चला जाता है। द पुलिसमैन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन एन ऑपरा क्लॉक across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. और जो पुलिसमैन इनकी तरफ देख रहा था अब देखता है कि एक लेडी है जो ओपरा से निकल रही है, तो वो उसको अप्रोच करने उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। Soapy walked eastward through a street damaged by improvements. He hurled the umbrella angrily into an excavation. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. और
अब सोपी के कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो ईस्ट वर्ड की तरफ अब आगे बढ़ रहा है और वहाँ पे उसे एक स्ट्रीट दिखाई देती है जो शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे उसे एक्सकवेशन मीन्स एक गड्ढा खोदा हुआ दिखाई देता है और उसमें वो अम्ब्रेला फेंक देता है, बिकॉज कहीं पे भी अम्ब्रेला उठाना उसका मकसद नहीं था। तो उसका अम्ब्रेला जो है किसी काम नहीं आया, तो वो उसे गुस्से में फेंक देता है और वो बड़बड़ाने लगता है। मटर्ड मीन्स बड़बड़ाना। बड़बड़ाने लगता है उन लोगों के खिलाफ हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स। हियर इट मीन्स कॉप्स, पुलिस वालों को वो बड़बड़ाने लगता है। और वो सोच रहा है कि क्या हो गया है इन पुलिस वालों को, कि लगता है पुलिस वालों की नज़र में मैं कोई राजा हूँ जो कभी कोई गलत चीज़ कर ही नहीं सकता, इसीलिए कोई मुझे अरेस्ट ही नहीं कर रहा है। At length, Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. He dragged himself toward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. So, what a beautiful and deep line it is, the last sentence of this पैसेज स्पेशली, कि बता रहा है कि अब जो सोपी है इतने सारे अटैम्प्ट करने के बाद बहुत थक सा गया है और अब वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ आ गया है, जहाँ पे वो हमेशा रात गुजारता है। उस बेंच पे ही, वो बेंच ही उसका घर है। तो ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग ओ हेनरी ने बताई है। वो कहते हैं कि होमिंग इंस्टिंक्ट हर इंसान में होती है। हर इंसान को चाहे वो कितना भी दिन भर गुजार ले, लेकिन दिन की एंड में हर किसी इंसान को जो सुकून है अपने घर में ही मिलता है। और होमिंग इंस्टिंक्ट हर इंसान के अंदर होती है। हर इंसान चाहता है कि उसका एक घर हो, तो चाहे वो घर एक पार्क बेंच क्यों ना हो। जैसे कि सोपी का घर, उसके लिए वो पार्क बेंच था। मेडिसन स्क्वायर की बेंच पे ही वो हमेशा सोता था, वहीं पे वो मोस्टली टाइम बिताता था। तो अब वो बिल्कुल थक हार चुका है। अब उसे लगता नहीं कि आज का दिन उसका और कुछ होने वाला है। आज के दिन के लिए वो पूरी तरह फेल हो चुका है। तो वो थक के, जैसे कि हम सब थक के घर जाना चाहते हैं, तो वो अब चला गया है मेडिसन स्क्वायर की पार्क बेंच पे बैठने के लिए। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल। बट उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक कॉर्नर आता है जो कि बहुत अनयूजुअली क्वाइट था, बहुत शांत था। तो वहाँ पे वो बिल्कुल आके खड़ा हो गया है कि पता नहीं ये जगह इतनी शांत क्यों है। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च, जहाँ पे एक ओल्ड चर्च था, quaint and rambling and gabled. Through one violet-stained window, a soft light glowed where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. For there drifted out to Soapy's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convulsions of the iron fence. और उस कॉर्नर पे जब वो आके उस बेंच पे बैठता है तो देखता है कि वहाँ पे एक ओल्ड चर्च है, जहाँ से एक ऑर्गेनिस्ट यानी कि आर्टिस्ट जो कि कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो इसे एक आवाज़ आती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, और उससे अंदाज़ा होता है कि कोई आने वाले सबात एंथम की प्रैक्टिस कर रहा है चर्च में। और उतनी स्वीट म्यूज़िक उस खिड़कियों से, पर्पल वायलेट स्टेन खिड़कियों से उसकी तरफ आ रही है। और अचानक से वो इतना साइलेंट क्वाइट एटमॉस्फेयर और इतनी स्वीट म्यूज़िक सोपी के कानों में पड़ रही है, तो वो वहीं पे ट्रांसफिक्स मीन्स अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू मूव, बिल्कुल खोस आ गया है उस एनवायरनमेंट में, और वो वहीं पे खड़ा हो गया है। ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, ही इज़ नॉट प्लानिंग एनीथिंग, ही इज़ नॉट इवन मूविंग, ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग देयर स्टैंड स्टिल। The moon was above, full and radiant. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily in the eaves, or a little while the scene might have been a country churchyard. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ऊपर चाँद दिखा था, अब शाम का वक्त हो गया है, रात पूरी तरह से होने वाली है। ऊपर चाँद दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से रेडिएंट है, और जो वहीकल्स है और पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल चलने वाले लोग, आसपास थोड़े दूर दूर पे कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चिड़ियाएँ हैं जो चू चू कर रही है। और ये सब सीन की वजह से ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है एक मैजिकल सा बन गया है। और साथ ही साथ उस ऑर्गेनिस्ट जो कि आर्टिस्ट है, जो अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और सबात एंथम गा रहा है, वो उसकी आवाज़ आ रही है। और ये सब की वजह से सोपी वहाँ पे खड़ा हो गया है और बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड हो गया है।
and the anthem that the organist played cemented Soapy to the iron fence. Cemented here means कि जहाँ पे वो आयरन फेंस की तरफ बैठा है वो वहीं पे फिक्स हो गया है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे फिक्स कर दिया है, बिल्कुल भी वो वहाँ से हिल नहीं सकता है। He had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and callers. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें सोपी के पास्ट का पता चलता है। अब तक इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हमें सोपी का बैकग्राउंड कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि वो एक वैगाबाउंड है, बट उसका कोई पास्ट, उसकी पास्ट स्टोरी क्या है वो नहीं पता है। बट यहाँ पे आके हमें ओ हेनरी थोड़ा बताते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर, जो इतना स्वीट सा, बहुत अच्छा सा मधुर जो एनवायरनमेंट बन गया है, और जो इतने अच्छे एंथम की आवाज़ आ रही है, इतनी अच्छी बातें जिस उस एंथम में लिखी हुई है, ये सब सुन के उसे अचानक से याद आ जाता है कि एक वक्त था जब उसकी लाइफ में भी मदर थी, फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, मतलब उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी थी। इट मीन्स बाय बर्थ ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल। वो हमेशा से क्रिमिनल नहीं था। समथिंग हैपन इन हिज लाइफ विच फोर्स्ड हिम टू बी अ क्रिमिनल एंड ही बिकेम होमलेस। बट हमेशा से वो होमलेस और वेगाबॉन्ड नहीं था। ही वॉज अ गुड पर्सन बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली। The conjunction of Soapy's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. He viewed this rising horror, the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, and base motives that made up his existence. और अचानक से वहाँ पे खड़े होकर इतने शांत माहौल में, जब वो पूरी तरह से थक हार के आया था, उसका पूरा दिल टूट चुका था कि आज वो पूरी तरह से फेल हो गया है जो भी उसने प्लान बनाया था, और अब वो फिर से, शायद उसे पता नहीं था अपने फ्यूचर का कि क्या उसे सर्दियाँ यहीं पे बेंच पे बितानी पड़ेगी, और वो वहाँ पे जब इस एनवायरनमेंट में आ गया है जहाँ पे एकदम शांति है, बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी ठंडी पड़ गई है, और चर्च से जो इतनी ब्यूटीफुल सा बात एंथम की और म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, तो उसे अपना पास्ट याद आने लगा है, और उसे अचानक से उसके दिल में कुछ चेंज सा महसूस होता है। उसे लगता है कि ये वो क्या कर रहा है। अचानक से उसका जो दिल है वो फियर से भर जाता है कि व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग। जब वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत अच्छा इंसान था, वो हमेशा से बुरा इंसान नहीं था, तो अचानक से क्या हुआ कि वो इतना सारी बुराइयों में फंस गया, और उसकी अपनी लाइफ को उसने अपने हाथों से इतना डिग्रेड कर दिया, उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी, और कैसे उसके जो मोटिव्स है, प्लान्स है, सब चेंज हो गए। And also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. A strong impulse moved him to battle with his desperate fact. He would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. He would conquer the evil that had enslaved him. There was time. He was young yet. He would resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. A fur importer had once offered him a place as a driver. He would be somebody in the world. He would. और वहाँ पे खड़े होकर वो अपनी पास्ट के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है, और क्या हो गया कि उसने इतना सारी उम्मीदें छोड़ के, सब काम छोड़ के सारी बुरी चीज़ों में पड़ गया। और ये सब सोचते सोचते उसके दिल में एक चेंज होता है, और वो सब बात म्यूज़िक का उसके दिल पे इतना असर होता है कि वो अब मन ही मन अपना सोचता है कि वो अब अपनी लाइफ को चेंज करेगा। वो किस तरह की लाइफ जी रहा है, अब वो सोचने लगा है कि अब वो हिम्मत जुटाएगा, करेज जुटाएगा, और ये जो बुराई की ज़िंदगी में जो वो जकड़ चुका है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो अभी भी यंग है, उसके पास अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं है कि उसकी सारी ज़िंदगी गुज़र गई है, अभी वो बहुत यंग है। हो सकता है वो अगर थोड़ी कोशिश करे, अपने एम्बिशंस को जगाए, अपनी हिम्मत को जगाए, उम्मीदों को जगाए, तो फिर से वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता है।
फिर उसे सब याद आता है कि एक बार उसे एक फर इम्पोर्टर ने, एक बिजनेसमैन ने एज अ ड्राइवर की जॉब ऑफ़र की थी, और यही सब वो अब प्लान कर रहा है। उसने अब जेल जाने का जो प्लान है वो छोड़ दिया है, और अब वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता है, नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता है जो कि अच्छाइयों से भरी होगी। और यही सब वो प्लान कर रहा है कि अब वो कल जाएगा और कुछ काम ढूंढेगा, अपनी लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, अच्छी चीज़ों के लिए कोशिश करेगा। और यही सब जब वो सोच रहा है, so what happens? Soapy felt a hand laid on arm. He looked quickly around into the impassive face of a policeman. "What are you doing here?" asked the officer. "Nothing," said the Soapy. "Then come along," said the policeman. 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. और जब उसने अपना मन बना चुका था कि वो अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करेगा, सब कुछ अच्छे से करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा, तो अचानक से पुलिसमैन उसके पास आके खड़ा होता है, क्योंकि उसका पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। तो जब वो इतना सब अच्छा सोच रहा था, उस वक्त पुलिस आके उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सोपी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो पुलिस को लगता है कि ये ऑलरेडी क्रिमिनल है और ये चुपचाप बैठा है, मतलब ये कुछ क्राइम प्लान करने का सोच रहा है। तो पुलिस उसे उठा के अरेस्ट कर लेता है, और नेक्स्ट डे मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करता है, कोर्ट के सामने जब पेश करता है, तो उसे 3 महीने की सज़ा जेल की हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ द ट्विस्ट इज़ क्रिएटेड बाय ओ हेनरी। इसकी स्टोरी में आप देख सकते हो कि क्यों ये स्टोरी इतनी फेमस होगी, कि पूरा टाइम जब सोपी एक चीज़ को प्लान करता है तो हमेशा उसका प्लान फेल होता है, और एट दी एंड जब वो अपना मन चेंज कर चुका होता है, अपना प्लान चेंज कर चुका होता है, तो उसके साथ वही होता है जो वो नहीं चाहता था अब। So this was this beautiful story. I hope you liked it. I hope you understood it. आप चाहते हैं मैं से और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ शेयर among your friends, give a thumbs up and subscribe to the channel. Thank you so much.